और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। ये पवन नहीं, ये आंधी है। मोदी जी ने पवन कल्याण को कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। पवन कल्याण की मूवीज देखते हुए उन्हें ये टाइटल देना काफी ऑब्वियस है, लेकिन मोदी जी पवन कल्याण द मूवी सुपरस्टार नहीं बल्कि पवन कल्याण द पॉलिटिशियन को संबोधित कर रहे थे। पवन कल्याण ने 21 असेंबली सीट्स और 2 लोकसभा सीट्स में कॉन्टेस्ट किया और इनका स्ट्राइक रेट 100% था, यानी हर एक सीट जो इन्होंने कॉन्टेस्ट करी वो जीती। और इसी के साथ जनसेना पार्टी बनाने वाले पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। I'm giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, जय जय हिंद। जहां इंडिपेंडेंस के टाइम पे आंध्र प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था, 1983 में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने कांग्रेस को चैलेंज दिया और उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। इनफैक्ट जूनियर एनटीआर, जिन्हें आपने आरआरआर मूवी में देखा होगा, वो इन्हीं के ग्रैंडसन है। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के 1983 में पहले नॉन कांग्रेस सीएम रहे। 1995 में एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के उत्तराधिकारी बनते हैं और 2004 तक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। हैदराबाद को आईटी हब बनाने से लेकर आंध्र प्रदेश में विकास के बहुत से काम चंद्रबाबू नायडू ने किए, लेकिन 2004 और 2009 में कांग्रेस के वाईएस राजशेखरा रेड्डी ने इन्हें टफ चैलेंज दिया और दोनों बार चंद्रबाबू नायडू हार गए। दुर्भाग्य से 2009 में वाईएस राजशेखरा रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है। 2009 में वाईएस राजशेखरा रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी कडपा से एमपी थे। सोनिया गांधी से डिफरेंसेस होने की वजह से 2011 में उन्होंने एक अलग पार्टी बनानी, जिसका नाम उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रखा अपने पिता के नाम पे। 2014 में जगन मोहन रेड्डी ने 45% वोट्स पाए, लेकिन 2% ज्यादा वोट्स यानी 47% वोट्स के साथ चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जहां वाईएसआरसीपी 175 में 67 सीट जीतती है, लेकिन सत्ता मिलती है तेलुगु देशम पार्टी को। 2019 में पासा पलट जाता है और 175 में से 151 सीट्स पाकर एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ जगन मोहन रेड्डी सीएम बनते हैं। इनफैक्ट लोकसभा में भी 25 में से 22 सीटें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मिलती हैं। 2014 में तेलंगाना एक अलग स्टेट बन जाता है और तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जहां तेलंगाना बनने से तेलंगाना के रीजन वाले लोग बहुत खुश थे, वहीं आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग दुखी थे और ऐसे में एक तेलुगु सुपरस्टार को भी झटका लगता है जब तेलंगाना बन जाता है और ये तेलुगु सुपरस्टार अपनी एक अलग पार्टी बनाता है, जनसेना पार्टी। कराटे में ब्लैक बेल्ट पाने वाले पवन कल्याण जिस किस्म के एक एक्शन मूवी स्टार है, उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी उनकी एक हीरो वाली एंट्री होती है। आंध्र प्रदेश में 18% आबादी कापू कम्युनिटी की है और पवन कल्याण इसी कम्युनिटी से आते हैं। ये ट्रेडिशनली मिलिट्री लीडर्स रहे हैं और इन्होंने देश के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। 2007 में पवन कल्याण ने अपना पहला पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स था। जब सुपरस्टार चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी शुरू करी तो उन्होंने अपने छोटे भाई पवन कल्याण को यूथ विंग का लीडर बनाया। 2009 में जब ये पार्टी फर्स्ट टाइम इलेक्शंस लड़ती है तो रिजल्ट्स बहुत बेकार आते हैं। इनफैक्ट चिरंजीवी जो खुद 2 सीटों से लड़ते हैं, तिरुपति और पालाकोल्लू से चिरंजीवी हार जाते हैं, जबकि तिरुपति से जीत जाते हैं। 294 में से चिरंजीवी की पार्टी सिर्फ 18 सीट्स जीत पाती है और 2011 में चिरंजीवी अपनी पार्टी को कांग्रेस से मर्ज कर देते हैं। प्रजा राज्यम पार्टी खत्म होने के बाद पवन कल्याण अपने फिल्मी करियर पे ध्यान देते हैं। 2012 में इनकी गब्बर सिंह नाम की एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी आती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स का कीड़ा इन्हें इतना जोर से काट रहा था। फाइनली 2014 में पवन कल्याण अपनी एक अलग जनसेना पार्टी बनाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में पवन कल्याण ने सपोर्ट किया। हालांकि उन्होंने इस साल कोई इलेक्शंस नहीं लड़े और 2017 तक उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया, लेकिन बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया था। इस वजह से पवन कल्याण बीजेपी को छोड़ देते हैं। पवन कल्याण ने किसानों के लिए बहुत काम किया। काकीनाडा में एक फास्ट उनका बहुत मीडिया में कवरेज पाता है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पवन कल्याण आवाज उठाते हैं। इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ पवन कल्याण माफियाओं से पंगा लेते हैं। 2019 में जब पहली बार जनसेना पार्टी इलेक्शंस लड़ती है तो रिजल्ट्स डिजास्ट्रस होते हैं। जनसेना के 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ने के बाद सिर्फ एक एमएलए बनता है। पवन कल्याण खुद 2 सीटों से लड़ते हैं, गाजुवाका और भीमावरम, और दोनों सीटों से हार जाते हैं। और जिस एक सीट राजौल से इनका एक विधायक सिर्फ 814 वोटों से जीतता है, वो भी आगे चल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में जाके मिल जाता है। इस हार के बाद हर किसी को लग रहा था कि जिस तरीके से चिरंजीवी ने 2 साल के अंदर घुटने टेक दिए थे और प्रजा राज्यम पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया था, उसी तरीके से पवन कल्याण भी चुपचाप घर बैठ जाएंगे कुछ समय के बाद। पवन कल्याण ने 3 शादियां करी हैं और उनपे बाइगेमी यानी एक साथ
दो रिलेशनशिप्स रखने के भी एलिगेशन लगे हैं और जगन मोहन रेड्डी ने पवन कल्याण को उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से भी टारगेट किया और उन्हें चंद्रबाबू नायडू का पाला हुआ बेटा तक बोल दिया। 2020 में जनसेना का अलायंस बीजेपी के साथ अनाउंस किया जाता है। जब स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में चंद्रबाबू नायडू 50 दिन तक जेल में रहे तो उनसे मिलने पवन कल्याण गए। राजमुंद्री जेल में चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद पवन कल्याण ने ऑफिशियली अलायंस की घोषणा की। इनफैक्ट बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू को एक साथ अलायंस पार्टनर बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा श्रेय है तो वो पवन कल्याण का है। इनफैक्ट वो कम सीटों पे भी लड़ने को तैयार हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि 2014 में जो मैजिक किया था और एनडीए सरकार बनी थी, एक बार फिर 2024 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हारे और एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बने। उनकी वरही विजय यात्रा नेशनल मीडिया ने तो कवर नहीं करी, लेकिन आंध्र प्रदेश में सुपरहिट थी। वरही का अर्थ होता है भगवान विष्णु के अवतार की शक्ति। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की दो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटीज के बीच में ब्रिज का काम किया, जहां पवन कल्याण खुद कापू कम्युनिटी से आते हैं जो आंध्र प्रदेश की 18% आबादी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू काम्मा कम्युनिटी से आते हैं जो 6% आबादी है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और एक्टिव है। कांग्रेस के कापू लीडर वांगवेट्टी मोहन रंगाराव का मर्डर हो जाता है। 1980 से ही कापू और कम्मा कम्युनिटी में हमेशा से टकराव रहा है और ये कभी भी पॉलिटिकली एक स्टेज पे नहीं आए हैं और कापू कम्युनिटी कभी भी टीडीपी को वोट नहीं देती रही है और कांग्रेस की एक लॉयल वोट बैंक रही है। और 2014 में जब आंध्र प्रदेश बन जाता है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस स्टेट से लगभग खत्म हो जाता है, तो कापू कम्युनिटी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट देने लगती है और यहाँ पवन कल्याण के चंद्रबाबू नायडू के साथ जुड़ने से ये कापू वोट टीडीपी में 1980s के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिफ्ट हुआ है। इनफैक्ट एनडीए को कापू कम्युनिटी का वोट दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय पवन कल्याण को जाता है। जो पॉलिटिशियन 2019 में बुरी तरीके से इलेक्शंस हार गया था, उसने एक गजब का कमबैक किया। जिस तरीके से पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पूरे देश में अपने विकास के माध्यम से बीजेपी की धाक जमाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। नितिन गडकरी के लाइफ और उनके अचीवमेंट्स, उनके विकास के सभी कामों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।